स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 11 जिसका नाम है बल तथा दाब। तो बच्चों इस पार्ट में हम बल के जो प्रकार हैं, संपर्क बल, असंपर्क बल या स्थिर वैद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल या वायुमंडलीय दाब पर हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपने कभी देखा होगा, जैसे हम बल होता क्या है, पहले बल पे अपन बात करते हैं। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे कोई भी चीज़ हम उठाते हैं या हम खोलते हैं कोई, या बंद करते हैं, या ठोकर मारते हैं, या हिट करते हैं, या प्रहार करते हैं, धक्का देते, खींचना आदि ऐसी क्रिया हैं, ये सब बल के द्वारा ही संभव होती हैं। तो बल अपकर्षण या अभिकर्षण कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमें एक चित्र में दिख रहा है बच्चों, देखो इसमें एक ये है गोली, जो गोल है, गोल को बचा रहा है, फुटबॉल को गोल करते हुए बचा रहा है ना। और इधर क्या हुआ कि जो होता है, खिलाड़ी गेंद पर प्रहार कर रहा है, जैसे इसकी गेंद की दिशा को तेज कर रहा है, ये गतिशील गेंद को रोक रहा है। तीनों डायरेक्शन में जो चित्र दिख रहे हैं, तो ये तीनों में क्या काम कर रहा है, बल काम कर रहा है। बल के द्वारा ही गोलकीपर गोल को करते हुए फुटबॉल को यहाँ रोक रहा है। ये गतिशील जो गेंद है, इसकी दिशा बदल रहा है। कौन बदल रहा है? हॉकी बदल रहा है, और ये गतिशील गेंद को रोक रहा है। तो तीनों जो कंडीशन है वो किसके कारण संभव हो रही है? बल के कारण हो रही है बच्चों। तो ये तीनों जो क्रिया हो रही है बल, तो इसे खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। या अपन कोई भी जो कार्य करते हैं वो बल के द्वारा ही संभव होता है। जैसे मेज पर रखी वस्तु को गतिशील करना, तो मेज पर रखी वस्तु को गतिशील करना, या तो मेज को खिसकाएंगे तो गतिशील होगी, धक्का देंगे, खींचेंगे, उठाएंगे तो मेज पर जो रखी वस्तु है गतिशील होगी। किसके द्वारा संभव है? बल के द्वारा। दरवाजे को खोलना या बंद करना, तो इसमें भी हम या तो धक्का देंगे, है ना, खोलने के लिए धक्का, बंद करेंगे तो उसको खींचेंगे, तो दोनों क्रियाएं होंगी। कुएं से पानी की बाल्टी खींचना, तो खींचना इसमें गुण आ जाएगा, है ना। फिर इसका फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, क्या देंगे, पेनल्टी किक मारेंगे। इसमें एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, धक्का देना ही होगा। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, ये भी धक्का देना होगा, है ना। और किसी मेज की दराज को खोलना, तो ये इन तीनों में कोई ना कोई बल का ही गुण है। मतलब या तो कोई धक्का देना पड़ेगा, या खींचना पड़ेगा, या उठाना पड़ेगा। तो जो तीनों जो काम है बल के द्वारा ही संभव होंगे। तो अपन क्या कहेंगे, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। धक्का देने को विज्ञान की भाषा में अभिकर्षण, और खिंचाव को हम क्या कहेंगे? अपकर्षण कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन और देखते हैं कि दूसरा पॉइंट है, बल जो होता है अन्योन क्रिया के कारण लगता है। अन्योन क्रिया, इसको समझेंगे कि जैसे अपन पहले चित्र से समझेंगे। जैसे इसमें एक चित्र में दिख रहा है, ये व्यक्ति खड़ा है और ये कार है ना। कार के पीछे खड़ा आदमी। दूसरी स्थिति में क्या, वो धक्का दे रहा है। धक्का देगा तो क्या होगा, जो कार है मूव करने लगेगी, करेगी ना। वैसे तीसरी स्थिति में क्या होगा, तीसरा चित्र दिख रहा है, इसमें ये लड़कियाँ एक दूसरे को क्या कहते हैं, धक्का दे रही हैं। और ये चौथी स्थिति में, ये वाला गेम अपन खेलते थे, एक दूसरे को पकड़ कर घूमना, इसमें भी कौन किसे खींच रहा है। तो ये चारों स्थितियों में हमने क्या देखा, हमने ये देखा चारों स्थितियों में। और एक पांचवा चित्र ये भी है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो ये गाय को खींच रहा है, ये खींच रहा है। तो इसमें ये पांच जो चित्र अपन ने देखे, इन पांचों चित्रों में हमने क्या देखा, इन उदाहरणों से हमने देखा कम से कम हमें दो वस्तुएं चाहिए जिसमें ये बल की अन्योन क्रिया होगी। तो दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण ही बल लगता है। मतलब एक वस्तु नहीं, कम से कम दो वस्तु चाहिए पड़ेंगी, जब दो वस्तुओं के बीच क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट आते हैं, बलों की खोजबीन। तीसरा पॉइंट है बलों की खोजबीन। अब इसको खोजबीन के लिए अपन देखेंगे, अपन और बलों का उदाहरण देखेंगे। इस चित्र में आपको दिख रहा है कि जब एक ही दिशा में लगाया जाता है तो वो जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है, इसमें देखो, ये संदूक है, इसमें एक ग्रीन शर्ट पहने और एक येलो शर्ट पहने हुए दो लड़के हैं, एक ही डायरेक्शन में इस संदूक को धक्का दे रहे हैं। तो इससे एक ही दिशा में लगा, इसका बल और इसका बल कैसा हो गया, प्लस हो गया, जुड़ गया, तो ये संदूक खिंच जाएगा। अब दूसरी डायरेक्शन में देखो, यदि किसी वस्तु पर बल विपरीत दिशा में लगाया जाए तो जो जो लगने वाला जो कुल बल है दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा।
ठीक है, इसको समझते। इस चित्र में देखो, इसको इसमें क्या हो रहा है, ये वाला इधर को बल लगा रहा है, ये वाला इधर को बल लगा रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, है ना। और जिसका भी बल ज़्यादा होगा, मान लो इसका बल ज़्यादा होता है तो संदूक इधर खिसक जाएगा, और इसका बल ज़्यादा होगा तो संदूक इधर खिसके। पर दोनों का बराबर होगा तो बलों के अंतर के बराबर होगा, है ना। अगर दोनों में से किसी का भी बल अगर ज़्यादा हो जाता है तो संदूक उस तरफ खिसक जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आप इस ये वाला खेल अपन छोटे में खेलते थे, आया आप लोगों ने खेला हो, रस्सी वाला खेल। इसमें दो टोलियाँ होती हैं, रस्सी को पकड़े रहती हैं। अगर ये दोनों टोलियाँ समान बल से खींचती हैं तो रस्सा क्या खिंचता ही नहीं है। तो इन सब बातों से यही पता चला अपन को, क्या पता चला कि इस प्रकार हमने एक बल जो होता है एक दूसरे से छोटा बराबर भी हो सकता है। बल की प्रवणता प्राय के परिमाण में मापी जा सकती है। इससे क्या होता है कि जो नेट बल होता है वो कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। जो अभी अपन ने पढ़ा, अगर बल विपरीत दिशा में कार्य करे तो इस पर जो लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बल जो होता है वस्तु की जो अवस्था है, गति की, वस्तु की गति की अवस्था उसमें परिवर्तन कर देता है। कैसे करता है इसको भी अपन देखते हैं। ये एक गेंद है ना। इस अगर ये वस्तु क्या कर रही है, विराम अवस्था में, अगर अपन इसमें थोड़ा सा धक्का दे दें इस गेंद में तो ये गेंद चलने लगेगी। अगर इसी गेंद गतिशील गेंद में और थोड़ा सा धक्का दें तो और तेज़ गति हो जाएगी। और अगर गतिशील गेंद अगर अपनी तरफ आ रही हो, अपन थोड़ी सी हथेली लगा दें तो क्या होगा, वो गेंद रुक जाएगी, है ना। इसी तरह अपन नेक्स्ट इससे अपन ने क्या देखा, इसी प्रकार इसको देखा होगा, बच्चे गाँव में देखा होगा, बच्चे इस तरह के पहिए चलाते हैं। तो पहिए का जो होता है, इस पहिए को धक्के ही देते रहते हैं। तो बच्चों को रबड़ के टायर पर किसी गेयर को धक्के तेज लगाने पर उड़ लगाते हुए हमने देखा ही है। धक्का देने पर टायर की जो चाल हो जाती है बढ़ जाती है। धक्का देता रहता है तो टायर की जो चाल हो जाती है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टायर को तेज़ गति से चलाने के से लगातार इसको हमें क्या देना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। तो इससे अपन को क्या सिद्ध हुआ, जो बल है, जो बल के द्वारा हम वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब जो वस्तु गति कर रही है उसकी गति को हम तेज कर सकते हैं या हम कम कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और उदाहरण है क्रियाकलाप 11.4। इसमें जो गतिशील जो वस्तु उसको अगर अपन ने धक्का दिया तो धक्का देने पर वो जो गेंद गति कर रही थी उसकी गति कैसी हो जाएगी, तेज, टायर की तरह। अगर इसी बीच जो गति करती हुई जो गेंद आ रही है इसी के बीच हमने क्या लगा दिया, एक पैमाना लगा दिया तो इस प्रकार उस गति की दिशा को रोका तो उसकी गति की जो दिशा है वो कैसी हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि हम बल लगाकर वस्तु की गति की दिशा को भी हम बदल सकते हैं, है ना। इस प्रकार हमने देखा कि इस प्रकार हमने क्या देखा, किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा दोनों में होने वाले परिवर्तन को गति की अवस्था परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो बल द्वारा हम किसी वस्तु की गति की अवस्था में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो हमने इतने सारे उदाहरण देखे तो हमने सीखा क्या चौथा पॉइंट है, बल द्वारा हम किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन। कैसे, जैसे हमने अगर किसी प्लेट में आटा गूंदा हुआ रखा, उस आटे गूंदे हुए को अगर हम दबाते हैं तो उसकी आकृति में चेंज होता है, बिल्कुल होता है। साइकिल की गद्दी पर अगर हम बैठे तो गद्दी कैसी होगी, पिचक जाएगी, तो गद्दी की आकृति में भी चेंज हुआ। एक हुक और दीवार या किसी लगी कील से लटका के रबड़ का छल्ला इस तरीके से, तो उसके रबड़ के छल्ले के आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। उसी प्रकार चौथा, दो ईंटों पर रखे प्लास्टिक या धातु के पैमाने पर इस तरीके से रखा तो वो भी थोड़ा झुकेगी तो इसकी आकृति में भी परिवर्तन हुआ। तो हमने क्या देखा इन उदाहरणों से कि वस्तु की बल लगाने से वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन होता है। तो हमने इतने सारे क्रियाकलाप देखे तो हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने देखा किसी वस्तु को विराम अवस्था से हम गति में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर कोई गेंद बिल्कुल विराम अवस्था में तो हम उसमें थोड़ा सा ही बल लगाए तो वस्तु कैसी, जो गेंद है वो क्या करने लगती, गति करने लगती। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम बल के द्वारा। अगर कोई गेंद गतिशील है उसमें थोड़ा और हम धक्का दे दे तो वो गेंद की गति कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है।
फिर तीसरा, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन, बिल्कुल कर सकते हैं। गेंद अगर इस तरीके से जा रही हो, अगर हमने इस पर रुकाव कर दिया तो इसकी दिशा बदल जाएगी गेंद की, तो हम दिशा में परिवर्तन कर सकते। चौथा पॉइंट था, उसकी आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बल लगा के हम किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने आटा, गूंदा हुआ आटा है या मिट्टी है, उसको हम दबाएंगे तो उसकी आकृति में, चाहे हम गोल कर सकते हैं, आयताकार बना, तो उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब प्रभाव जो होते हैं बल के द्वारा होते हैं। तो हमने क्या देखा कि कोई भी वस्तु बिना बल लगाए अपने आप में गति नहीं कर सकती, ना ही वो दिशा बदल सकती और ना ही वो आकृति में परिवर्तन कर सकती। तो ये सब किसके द्वारा संभव होते हैं बच्चों? बल के द्वारा संभव होते हैं। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले अपन बात करेंगे संपर्क बल। संपर्क बल में दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती, बिना संपर्क में आए कोई भी मतलब काम संपर्क बल का काम नहीं हो। जैसे अगर अपन को किसी कुएं से पानी को खींचना है ना, या मेज पर रखी किसी वस्तु को उठाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों के द्वारा ही तो हम बाल्टी को खींचेंगे। तो हाथ के द्वारा, अपनी मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगेगा वो बल होगा हमारा क्या? पेशीय बल होगा। या विद्यालय के हम वस्तु को उठाएं तो किससे उठाएंगे? अपने हाथों से उठाएंगे। तो हाथों के से हमारे शरीर की मांसपेशियों के द्वारा ही तो बल लगेगा। तो मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगता है वो पेशीय बल कहलाता है। पेशीय बल जंतुओं का भी हो सकता है, जैसे बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इन कार्यों के लिए भी पेशीय बल का ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अपन इस चित्र में देखा, तो जो गाय है अपने ऊपर सामान ले जा रही है, सामान को लाद के, तो जीवाला का बल कौन सा है? पेशीय बल ही है। ठीक है, अब अपन एक और बल जैसे, तो संपर्क बल में वस्तु क्या होंगी? संपर्क में आएंगी, है ना। पेशियाँ किसी न किसी वस्तु के संपर्क में आएंगी, इसलिए अपन इसको संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल का एक और उदाहरण है घर्षण। घर्षण क्या करता है? किसी भी वस्तु को रोकने का काम करता है। जैसे आपने गेंद को धक्का दिया, तो जो लुढ़कती हुई गेंद आप देखोगे धीरे धीरे धीमी हो जाती है, अंत में वो रुक जाती है। इसी प्रकार साइकिल चलाते समय अगर आप पैडल को चलाना बंद कर दें तो धीरे धीरे साइकिल की गति धीमी होती है, अंत में रुक जाती है। तो इन पर कौन सा बल काम करता है? इधर घर्षण बल काम करता है, जो वस्तु को रोकने का यहाँ काम करता है। अगर ये नाव भी, अगर हम समुद्र में नाव या नदी में खे रहे हैं और बंद कर दें नाव को खेना, तो क्या होगा? दूर चलकर वो रुक जाएगी। इस प्रकार के ऐसे कई अनुभव हैं जो हम देखते हैं दैनिक जीवन में। तो ये घर्षण के उदाहरण। तो इसमें भी जो वस्तु है संपर्क में है ना, तो ये घर्षण के द्वारा अपन किसी वस्तु को अंत विराम अवस्था में लाते हैं, या धीरे धीरे उसकी गति को हम क्या करते हैं? कम करते हैं। तो उपयुक्त उदाहरण, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण ही क्या होता है? घर्षण बल होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो आते हैं बल, वो है एक तो असंपर्क बल। तो अब असंपर्क बल के उदाहरण पढ़ेंगे। अभी अपन ने संपर्क बल में पढ़ा था, कौन कौन से बल पढ़े थे? संपेशीय बल और घर्षण। अब असंपर्क बल में चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल आपने देखा होगा, कभी भी चुम्बक को लेके इस तरीके से आपने देखा होगा, अगर चुम्बक के इसमें अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पास में आते तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर उत्तरी ध्रुव अगर हम पास में लाते हैं तो एक दूसरे को दूर करते हैं। तो इसमें वस्तु जो होती है संपर्क में तो आती है। या हम किसी चुंबकीय पदार्थ को, जैसे लोहा या निकल को संपर्क में लाते हैं चुम्बक के, तो वो कैसी होती है? चिपक जाती है, आकर्षित हो जाती है। तो इस प्रकार एक चुम्बक दूसरे चुम्बक के बगैर संपर्क में आई जो बल लगाती है वो असंपर्क बल होता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं होती तो भी एक बल काम करता है, जिसे हम असंपर्क बल कहते हैं। नेक्स्ट है अपना स्थिर विद्युत बल। बच्चों ये भी पेपर में बहुत आता है। स्थिर विद्युत बल क्या होता है? इसमें क्या होता है? कागज की सीट पर रगड़कर एक स्ट्रॉ आपने देखा हो, जूस वाला स्ट्रॉ है, उसे हमने आवेशित कर दिया और उसे एक टांग दिया। इस तरीके से चित्र में दिख रहा है, इस तरीके से हमने इसको टांग दिया और एक दूसरा स्ट्रॉ लाए जो आवेशित नहीं है। तो हमने देखा इसने इसको क्या करा? आकर्षित कर लिया। अगर उसको विज्ञान की भाषा में जो अपन पढ़ें, अगर एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित हो या अनावेशित वस्तु द्वारा लगाया जो बल होता है स्थिर विद्युत बल होगा। अगर एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु है तो उसे क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी, और दो अपोजिट होंगे तो उसे आकर्षित करेगी। तो जो बल लगता है उन दोनों के बीच वो बल होता है स्थिर विद्युत बल। ये भी असंपर्क बल का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी पेपर में बहुत आता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल।
इस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही हम सिक्का या पेन ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे की ओर आता है, या हम देखें हम कोई भी चीज़ अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आती ही है। तो क्यों आती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है, क्योंकि जो वस्तुएं होती हैं, जो पृथ्वी पृथ्वी क्या बस हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इस पर जो बल लगता है उसे गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व ही कहते हैं। और गुरुत्व पृथ्वी का ही गुण है, जो विश्व की चाहे वस्तु छोटी है या बड़ी हो तो एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाती है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब अपन आते हैं दाब। अब दाब को भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। किसी पृष्ठ के एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। दाब का सूत्र बल बराबर क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। इसको हम दूसरी तरीके से समझें, जैसे हम मान लो एक नुकीली कील है ना। नुकीली कील को अगर हम इस तरीके से ठोकेंगे, इस तरीके से, तो ये ठुकेगी? इसके शीर्ष से ठोकेंगे तो ठुकेगी? नहीं ठुकेगी। और ऐसे कि नुकीले भाग से अगर हम कील को ठोकेंगे तो दीवार में जल्दी ठुक जाएगी, है ना। इसी का दूसरा उदाहरण जैसे चाकू है। चाकू अगर जो मोटा धार वाला है तो कोई सब्जी जल्दी कटेगी? नहीं कटेगी। अगर हम धारदार चाकू लेंगे तो सब्जी अपनी जल्दी कट जाएगी। क्यों कटती? इसका रीजन मैं समझाती हूँ। ऐसे एक सैंडल लेते, जैसे लड़कियों, एक लड़का है एक लड़की, उसका भी वजन 60 है और लड़की का भी वजन 60 kg का है ना। लेकिन क्या होता है, उसकी जो सैंडल है, सैंडल जो होता है उसका जो निकीला भाग होता है उसका जो वजन होता है इस पर पड़ेगा, पड़ेगा। और एक जो जूता है, जूते का जो वजन है वो भी इस पर पड़ेगा। तो दाब किस पे ज़्यादा लगेगा? दाब इस हील पे ज़्यादा लगेगा। तो जो नुकीला जो क्षेत्र होता है उस पर दाब ज़्यादा लगता है। जितना नुकीला क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा दाब लगेगा, जितना पृष्ठ ज़्यादा होगा उतना कम दाब लगेगा। तो इसी कारण जो जो ये कुली लोग होते हैं ये क्या करते हैं, अपना क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। इस कारण ये अपने सिर के ऊपर इस तरह पगड़ी की नुमा संरचना रखते हैं, सिर अपना पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे उनका जो दाब होता है, जो बोझ हो जाता है, जो सिर पर लाद के ले जाते हैं, वो कम हो जाता है। तो आप एक प्रश्न आ सकता है कि कुली लोग अपने सिर के ऊपर पगड़ी क्यों रखते हैं? तो इसलिए रखते हैं जिससे इसलिए इस प्रकार अपने शरीर के बोझ के संपर्क का जो क्षेत्रफल है उसे बढ़ा देते हैं। तो शरीर पर जो लगने वाला दाब जो होता है वो कम हो जाता है और बोझ को वे आसानी से उठा लेते। तो यहाँ ये वही काम करता है। तो नुकीले क्षेत्र में दाब ज़्यादा लगता है। सब्जी काटना तो नुकीली चीज़ से काटें तो सब्जी जल्दी कटेगी, अगर धारदार होगी तो नहीं कटेगी, क्योंकि वहाँ दाब कम लग रहा है। कहाँ? नुकीले क्षेत्रों में, है ना। और यहाँ अपन को दाब क्या करना है? कम करना है इस चित्र में, है ना, कि ये वजन कम लगे। तो वजन कम लगने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, पगड़ी लगा लेंगे, सो जो दाब है वो हमें कम लगेगा। ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी प्रकार अपन ने अभी पढ़ा कि जो बल है वो दाब डालता है, उसी प्रकार जो द्रव और गैस द्वारा भी क्या लगता है? दाब लगता है। अभी बल के द्वारा दाब पड़ा था, इसी प्रकार द्रव और गैसों के द्वारा भी क्या लगता है? दाब लगता है। अब द्रवों के द्वारा कैसे लगता है? इधर चित्रों को देखो। एक ये बेलनाकार छड़ है जिसमें आधा पानी भरा है, इसमें पूरा पानी भरा है। इसमें ये बैलून जो रबड़ है ये चिपकी हुई है और इस पे भी चिपकी हुई है। लेकिन अपन क्या देखते हैं, जिसमें पानी ज़्यादा है इसमें ये ज़्यादा फूल गई है, इसमें कम फूली है ना। तो किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब इसका अर्थ जिसमें जितना पानी अधिक होगा उसका उतना दाब अधिक होगा। तो इसमें दाब अधिक है इसलिए ये फूल गया, इसमें दाब कम है तो इसे कम फूला। इसका एक उदाहरण और देखते हैं अपन। जैसे आप इस बोतल में देख रहे हैं, तो बोतल में देखने के बाद इस अपन एक इसे नली है इसको चिपका देंगे। गरम जो नली है, जैसे इस बोतल का किसी चीज़ को गर्म करके इसके अंदर छेद कर देंगे, फिर इस पर कांच की नली के ऊपर ये बैलून अपन लगा देंगे और पानी भर देंगे। तो आप देखोगे ये बैलून जो है फूल जाता है। तो क्यों फूल जाता है? क्योंकि जो द्रव है बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। इसका एक उदाहरण और ऐसे देखेंगे अपन। इस चित्र में दिख रहा है ये बोतल है प्लास्टिक की, इसमें अपन ने इस तरीके से 3 छेद कर दिए और इसमें जो पानी है एकदम समान ऊंचाई पर गिर रहा है। या फिर अपन इसको इस तरीके से भी देखेंगे, एक छेद यहाँ करा एक छेद यहाँ का, तो सबसे जो नीचे वाला छेद होगा उसका पानी इतनी दूर रहेगा, उसका इसका इतना कम और इसका बहुत कम।
तो जो नीचे पानी का दाब ज़्यादा है, तो इसका जो पानी है ज़्यादा दूर तक निकला। तो इससे भी सिद्ध होता है कि पानी में क्या होती है, द्रव क्या होता है, दाब डालता है। इसी प्रकार गैस दाब कैसे डालती है, आपने गुब्बारे में देखा हो, गुब्बारे में हम जैसे ही हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, और ज़्यादा भरते तो गुब्बारा फट जाता है। उसी प्रकार साइकिल के ट्यूबों में भी एक हवा लिमिट तक रहती है तो ठीक रहती है, ज़्यादा भरती है तो ट्यूब फट जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, गैस भी एक क्या डालती है, दाब डालती है। तो जैसे हम गैस जिस बर्तन में रखते हैं उसी की दीवारों पर क्या डालती है, दाब। तो इन क्रियाकलापों से हमने क्या देखा कि द्रव और जो गैस है दाब डालती हैं। अब नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब। तो हमने देखा कि हमारे चारों ओर क्या है, वायु है, और वायु के इस आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। तो वायु के द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले हम बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अभी अपन ने परिभाषा ऊपर भी पढ़ी थी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्योंकि जितना जो प्रश्न नुकीला होगा वहाँ दाब कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो वायु द्वारा जो दाब लगता है उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये बेलन है, तो बेलन जो होता है इकाई क्षेत्रफल के वायु स्थान पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर है ना इसमें। और नेक्स्ट उदाहरण अपन देखते हैं, तो अपने ऊपर भी क्या एक वायुमंडलीय दाब काम करता है। एक आपने चूसक देखा होगा, चूसक जो होता है प्लास्टिक का, तो उसे अगर अपन चिपका देते तो पूरी तरह से ये चिपक जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जो वायु होती है वो बाहर क्या होती है, अधिकांश जो वायु है वो बाहर निकल जाती है और ये पृष्ठ के साथ चिपक जाती है। जब इसे हमें निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इतना बल लगाना पड़ता है कि जो वायुमंडलीय दाब से कैसा हो, अधिक हो। चूसक और पृष्ठ के बीच समस्त वायु जो है वो निकल गई है, तो हमें इसे निकालने के लिए इतना बल लगाना पड़ता है कि जो वायुमंडलीय दाब से अधिक हो, तब कहीं वो चूसक निकलेगा। इसका एक उदाहरण आप ऐसे भी जैसे पर्वतारोही जो पर्वत पर जाते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम पहाड़ पर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय जो दाब है वो कम हो जाता है। कम हो जाता है तो वहाँ क्या होता है कि जो नाक में से खून निकलने लगता है निकल नाक और उसमें से खून निकलता है। तो क्यों निकलता है कि इसी कारण निकलता है कि ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं ऊपर, इसलिए ही ले जाते हैं। ऊपर जो होता है वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम हो जाता है। इससे एक उदाहरण से और समझो, जैसे चित्र दिख रहा है, इसमें अपन ने माना कि अपने ऊपर इतना वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि अभी अपन जो धरती पर हैं तो अपने ऊपर वायुमंडलीय दाब ही है, लेकिन ये अपन को एहसास नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसके द्वारा भी एक दाब लग रहा है। जो हमारे शरीर के रक्त के द्वारा लगा हुआ दाब और वायु के द्वारा लगा हुआ जो दाब होता है वो बराबर होता है। इस कारण हमें इस दाब को एहसास ही नहीं होता। अगर इन दोनों में से अगर एक ही दाब, मान लो एक ही दाब अगर हमारा कम हो जाता है, जैसे मान लो हमारे बाहर का दाब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जो पर्वतों में होता है, ऊपर पहाड़ियों पर जाने पर ऐसा होता है, और अंदर का दाब ज़्यादा होता है जिस कारण हमारे नाक में से खून निकलने लगता है। और जब हम ज़मीन पर होते हैं तो वायु के द्वारा लगने वाला वायुमंडलीय दाब और हमारे शरीर के रक्त के द्वारा लगने वाला वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, तो हमें इस दाब का क्या एहसास नहीं होता है। तो वायुमंडलीय दाब भी रहता है, इस कारण हमारा जो शरीर है वो जो क्या था संतुलन में रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यह बाहर के दाब को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। इसके लिए एक जो बाहर वैज्ञानिक थे 17वीं शताब्दी के, इन्होंने एक वायुमंडलीय दाब का एक उदाहरण पेश किया था। इन्होंने क्या किया था, दो बर्तन लिए थे, उसमें से उन्होंने वायु को निकाल दिया था और उसे 51 सेंटीमीटर का तो उसका व्यास थे, अर्धगोले थे दो, उसकी वायु को निकाल के उन्हें चिपका दिया था। अर्धगोले को जो प्रत्येक अर्धगोले को 8-8 विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए जी 8-8 गोले लगाए गए थे ये अर्धगोलों को हटाने के लिए, पर ये अर्धगोले हट नहीं पाए थे, है ना, क्योंकि इसके अंदर की जो वायु है उसको हटा दिया गया था। अंदर की वायु जो थी उसको हटा दी, से बाहर का जो वायुमंडलीय दाब था वो ज़्यादा था, इस कारण ये गोले हट नहीं पाए। तो ये ऐसा एक प्रयोग 17वीं शताब्दी की जर्मनी के ओटो वैन कैरिक ने किया था। बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया था। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अपन महत्वपूर्ण शब्दों पे आते हैं, प्रमुख शब्दों पर।
वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायु के द्वारा लगाया गया जो बल होता है वायुमंडलीय दाब होता है। संपर्क बल क्या होता है? संपर्क बल में अपनी जो वस्तु किसी के संपर्क में आती है तो इस मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया जो बल होता है पेशीय बल कहलाता है। और जब पेशियाँ किसी वस्तु के संपर्क में होती हैं, जब हमारे जैसे हम हाथ के द्वारा हम पेन से लिख रहे हैं ना, तो ये भी हमारा संपर्क बल है। या हम बाल्टी को उठा रहे हैं, है ना, या कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींच रहे हैं, या हम किसी को धक्का दे रहे हैं, तो ये हमारे संपर्क बल के ही उदाहरण हैं। फिर हम आते हैं स्थिर विद्युत बल। जब कोई आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु या आवेशित वस्तु के संपर्क में आकर जो बल लगाती है वो स्थिर विद्युत बल कहलाता है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। घर्षण, अभी अपन ने पढ़ा ही था, घर्षण के द्वारा जैसे कोई गतिशील वस्तु है, गतिशील वस्तु धीरे धीरे स्लो हो जाती है, फिर अंत में वो रुक जाती है, तो किसके कारण संभव होती है? घर्षण के कारण ही होती है। तो गुरुत्व बल क्या होता है? जब कोई वस्तु पृथ्वी की, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, तो जो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो कौन सा बल काम करता है? उसे गुरुत्व बल कहते हैं, और इसी को ही हम गुरुत्व कहते हैं। चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल भी अपन ने पढ़ा था। एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक बगैर संपर्क में आए जो बल कार्य करता है वो चुंबकीय बल कहलाता है, और यही एक असंपर्क बल का ही उदाहरण है। कौन? चुंबकीय बल। पेशीय बल, पेशियों के द्वारा लगाया गया बल वो क्या कहलाता है? पेशीय बल कहलाता है। जैसे कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचना या अपना बैग उठाना, है ना। दाब क्या कहलाता है? अभी अपन ने पढ़ा था, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अभिकर्षण मतलब किसी वस्तु को खींचना, और अपकर्षण किसी वस्तु को धक्का देना, इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के जो भी समस्याएं हैं उसे हल करने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें, घर पर रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।